नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। आइए देखते हैं कक्षा 9 गणित अध्याय 8 जिसका नाम है चतुर्भुज और इसकी प्रश्न संख्या 12। तो 12वें प्रश्न में हमसे कहा गया है कि ABCD एक समलंब है। समलंब क्या होती है प्यारे बच्चों? एक चतुर्भुज जिसमें जो भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होता है, जिसमें भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होता है। तो यहाँ पे ABCD एक समलंब है जिसमें जो AB भुजा है वो DC के समांतर है, जो AB भुजा है वो DC भुजा के समांतर है, और AD बराबर है BC, और जो AD है वो BC के बराबर है। AD BC के बराबर है, यानी कि ये इसके बराबर है। देखिए आकृति 8.23, यानी कि अध्याय 8 की 23वीं आकृति है ये। दर्शाइए कि पहला भाग कोण A बराबर है कोण B, दूसरा भाग कोण C बराबर है कोण D, तीसरा भाग त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज BAD के, और चौथा भाग विकर्ण AC बराबर है विकर्ण BD। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये आकृति है कुछ ऐसे दी हुई है। ये आकृति आपको संकेत के माध्यम से बना के दी गई है। वैसे जो स्टेटमेंट है क्वेश्चन की उसके हिसाब से ये कुछ इस तरह से है कि ABCD हमारे पास एक समलंब है जिसमें जो भुजा AB है वो DC के समांतर है और जो AD है वो BC के बराबर है। हमें ये चार भाग सिद्ध करने हैं। तो प्यारे बच्चों, इनको सिद्ध करने के लिए जो आकृति बना के बुक में दी हुई है और एक संकेत दिया हुआ है। संकेत में कहा गया है कि आप AB को बढ़ाइए और C से DA के समांतर एक रेखा खींचिए। ये आपकी बुक में एक संकेत, यानी कि इसको हल करने के लिए हिंट दे दिया गया है क्वेश्चन को कि AB को आप आगे बढ़ाइए इस तरह से, यहां से ये आगे बढ़ा दी, और उसके बाद C से DA के समांतर, C से DA के समांतर इस तरह से C से DA के समांतर एक रेखा खींचिए जो बड़ी हुई भुजा AB को E बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, यानी कि ये हमारे पास बिंदु E होगा। तो ये आकृति आपको आपकी हेल्प के लिए दे दी गई है। अब प्यारे बच्चों, आप इसमें देखते हैं। तो ये हमने जो संकेत है उसकी रचना यहाँ पे कर ली है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले के जो AD है, हमने क्या किया कि C पॉइंट से AD या DA के समांतर एक रेखा खींची थी जो AB को आगे बढ़ाने पर E पे मिलती है। तो जो CE है, जो CE है वो DA के समांतर है, आप ये कह सकते हैं, या फिर जो AD है वो EC के या CA के समांतर है। तो यहां पे लिखा देखो, AD CE के समांतर है, और जो AE है, AE, ये AE ये तिर्यक रेखा है। अब देखो, ये तो आपके पास इस तरह से, आप इसको इस तरह से समझे कि AD और CE समांतर है, AD और CE समांतर है, और जो AE है वो तिर्यक रेखा है, ये तिर्यक रेखा है। तो ये जो कोण होंगे तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण है ये। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के जो अंतःकोण होते हैं उनका जोड़ कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो ये आपको यूज करना है यहाँ पे। अब ये देखो, हमारे पास जो AD है वो CE के या EC के समांतर है, और AE हमारी तिर्यक रेखा है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा? कोण A, कोण A, और जो कोण E है इसके हिसाब से ये इस तिर्यक रेखा, ये इस तिर्यक रेखा के एक ही ओर के नीचे की तरफ के कोण है दोनों। तो इनका जो जोड़ है वो कितना होगा? 180 डिग्री होगा, एक पॉइंट। यहां से हमने क्या किया, कोण A की वैल्यू निकाली, तो कितना आ जाएगा? कोण E को इधर ले आए तो 180 डिग्री माइनस कोण E, इसको समीकरण 1 मान लिया।
अब वापस आए दोबारा, आप देखेंगे कि AECD एक समांतर चतुर्भुज है। AECD ये एक समांतर चतुर्भुज है। कैसे, किसके बेस पे? अब देखो यहां पे हमारे पास AB तो DC के समांतर थी, तो जब AE को आगे बढ़ाया था, जब हमने AE को आगे एक्सटेंड किया था, विस्तार किया था इसका, तब भी ये DC के समांतर ही है। और हमने क्या किया था, DA के समांतर CE लगाया था। तो जितना DA है उतना ही हमारे पास AD या DA है, उतना ही हमारा CE या EC है। यानी कि ये जो भुजाएं हैं हमारी ये बराबर है, तो ये और ये बराबर है और समांतर भी है। तो यहाँ पे लिखा हमने कि AD बराबर है CE, AD बराबर है CE या EC कह लो आप, एक ही बात है। तो अगर ये बराबर है और समांतर भी हैं, तो ये हमारे पास जो चतुर्भुज है AECD समांतर चतुर्भुज होगी। और जो अगर ये समांतर चतुर्भुज होगी तो इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होगी। तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया, तो AD CE के बराबर है। लेकिन AD तो किसके बराबर दे रखा था, BC के। AD हमने C के बराबर ले लिया क्योंकि समांतर चतुर्भुज है, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। लेकिन AD तो किसके बराबर है, BC के, ये दिया हुआ है। अब ये भी AD ये भी AD, अगर ये बराबर है तो ये भी दोनों बराबर हो गए। तो यानी कि CE और BC ये भी आपस में बराबर हो गए। CE और BC ये भी आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो यहां से ये कंक्लूजन निकल गया। अब आप इस त्रिभुज के बारे में सोचें थोड़ा सा। ये जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज के बारे में आप इसमें देखेंगे त्रिभुज BCE में ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। अभी हमने सिद्ध किया ऊपर, ये लिख दिया कि BC बराबर है CE। तो अगर ये दोनों भुजाएं बराबर है तो इनके जो सम्मुख कोण है वो भी बराबर होंगे। इसके सामने ये कोण है और इसके सामने ये कोण है, तो यानी कि ये कोण इसके बराबर होगा। तो देखो क्या लिखा हुआ है, कोण CBE बराबर है कोण CEB। तो ये इसको हमने समीकरण 2 डाल दिया। लेकिन आप देखेंगे कि ये वाला कोण और ये जो कोण है ये एक रैखिक युग्म बनाते हैं, ये दोनों एक रैखिक युग्म बनाएंगे। तो यहां पे यूज किया कि कोण CBE ये कोण प्लस कोण ABC ये वाला कोण, तो ये वाले दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, रैखिक युग्म, यानी कि 180 डिग्री के बराबर हो गया। तो यहां से हमारे पास कोण CBE ये कोण ABC इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो इसको हमने समीकरण 3 मान लिया। अब देखो ये भी कोण CBE है और ये भी कोण CBE है, तो यानी कि ये दोनों कोण बराबर हैं, तो इधर से ये दोनों भी बराबर होंगे, ये और ये भी आपस में बराबर होंगे। तो समीकरण 2 और 3 से हमने लिख दिया कि कोण CEB बराबर है 180 डिग्री माइनस कोण ABC। अब देखो आप ध्यान से देखो कोण CEB कहां पे है, कोण CEB यानी कि कोण E तो है ये। तो यहां पे आप मेंशन कर सकते हो कि क्योंकि कोण CEB ये हमारा क्या है, CEB ये कोण E तो है, इसी को लिखा गया है ये। और आप देखेंगे कि CEB के लिए तो हमने कोण E लिख दिया, ये 180 डिग्री, और कोण ABC तो यही तो है हमारा B कोण। आप इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, समलंब में देखें तो समलंब के लिए तो B कोण यही है हमारा, ABCD जो समलंब है उसके लिए तो कोण B हमारा यही है, और हम इसी की बात कर रहे हैं कोण ABC। तो ये जो कोण ABC है यानी कि कोण ABC, इसकी जगह पे सिंपल हमने कोण B लिख दिया। तो यहाँ पे इसकी जगह पे कोण E लिख दिया और इसकी जगह पे कोण B लिख दिया, ये बन गया। अब माइनस B उधर जाके प्लस का B हो गया
और ये जो ई है इधर आके माइनस ई हो गया, तो 180 माइनस ई हो गया। अब आप देखें जो समीकरण 1 है और जो समीकरण 3 है, समीकरण एक में कोण ए बराबर है 180 माइनस कोण ई, और समीकरण 2 में भी यही है 180 माइनस कोण ई। यानी कि जब ये दोनों राइट साइड बराबर है तो दोनों लेफ्ट साइड भी बराबर होंगी। इसका मतलब कोण ए बराबर है कोण बी, यानी कि समीकरण 1 और 3 से ही। तो यहाँ पे हम इसको 3 लिखते हैं, तो आपने यहाँ पे इसको, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो आप इसको 4 कर सकते हैं। इस समीकरण को हम 4 कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे हम कर सकते हैं कि समीकरण 1 और 4 से, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि समीकरण 1 और 4 से, ये हो गया हमारे पास, और इसको हम समीकरण 5 मान लेते हैं। अभी ये दोनों बराबर हो गए। अब दूसरे भाग की बात करते हैं। इसमें कहा है कि कोण सी और कोण डी को बराबर दिखाने हैं। यहां तक पहुंच गए हम, पहला भाग हो गया हमारा। अब देखो ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी है जो वो डी सी के समांतर है, ए बी जो डी सी के समांतर है। तो यहां पे देखो, यहां पे एक बार दोबारा से बना लेते हैं हम, इसको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा फिर आपको। यहाँ पे ए बी सी और ये डी, इसको एक्सटेंड कर लेते हैं थोड़ा। देखो इस तरह से ए बी और जो डी सी है वो समांतर है। अब यहां देखो क्या लिखा हुआ है कि ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी डी सी के समांतर है। तो कोण ए जमा कोण डी बराबर है 180 डिग्री। कोण ए और कोण डी ये 180 डिग्री के बराबर है। कैसे? अब देखो ये दोनों समांतर हैं और ये हमारे पास तिर्यक होगी। तिर्यक होगी तो ये दोनों एक ही ओर के कोण हो गए, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोण हो गए। तो यहां पे यही बात लिखी गई है कि कोण ए और कोण डी दो समांतर रेखाओं के एक ही ओर के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये यहां पे आप चाहो तो तिर्यक रेखा भी मेंशन कर सकते हैं इसमें। ठीक इसी तरह से अब की बार ये तिर्यक रेखा होगी तो ये एक ही ओर के कोण हो गए। तो ये भी आप शॉर्ट में लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोण, अंतः कोण, तो इनका जोड़ भी 180 डिग्री हो गया। तो ये हमारे पास समीकरण 5 हो गया था, तो हम इसको समीकरण 6 कर लेते हैं और ये हमारे पास समीकरण 7 हो जाएगा। अब आप देखो ये भी 180 के बराबर और ये भी 180 के बराबर, तो समीकरण 6 और समीकरण 7 से हमें क्या मिल जाएगा, यानी कि ये पार्ट और ये पार्ट बराबर है। तो कोण ए जमा कोण डी किसके बराबर हो जाएगा, कोण बी जमा कोण सी के। अब कोण ए जमा कोण डी, कोण बी तो हम किसके बराबर दिखाया था हमने, कोण बी को हमने दिखाया था कोण ए के बराबर, तो कोण बी की जगह कोण ए लिख दिया जमा कोण सी। कोण ए के साथ कोण ए कैंसिल कर दिया तो कोण डी बराबर है कोण सी, या फिर कह सकते हैं हम कि कोण सी बराबर है कोण डी। ये हमने दूसरे पार्ट में सिद्ध करना था, तो ये हमारा हो गया दूसरा पार्ट। इसके बाद तीसरे पार्ट में हमारे पास त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी, एबीसी यानी कि हमारे पास इस त्रिभुज के बारे में हम बात करेंगे। त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम है त्रिभुज बीएडी के, बीएडी इसके। तो हम इसको अलग अलग कलर कर देते हैं, बीएडी को हम ये कर देते हैं। एक तो है हमारे पास त्रिभुज एबीसी और एक है बीएडी। अब आप देखिए जो त्रिभुज एबीसी है और बीएडी है, एबी भुजा तो दोनों में है, AB बराबर है AB, उभयनिष्ठ भुजा होगी। त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी में कोण A और कोण B, त्रिभुज एबीसी में कोण, ये जो ABC ये जो त्रिभुज है इसमें जो कोण B है, तो यहां पे आप इसको ऐसे भी ऐसे लिखेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा
कि कोण जो बी है त्रिभुज ABC में, कोण बी, ये वाला कोण बी तो हमारा, क्योंकि इसके लिए हमने जो समलंब है उसमें कोण बी हमारा ये पूरा था, तो ये वाला कोण ABC त्रिभुज के लिए हमने किसके बराबर दिखाया था, इसके लिए। तो ये हमारी त्रिभुज कौन सी है, BAD यानी कि ये पूरा A कोण, तो कोण B बराबर है कोण A। तो ये हमारे पास कोण बराबर हो गए। और BC बराबर है AD, BC इस त्रिभुज में BC और इस त्रिभुज में AD, तो BC और AD ये तो बराबर दिए हुए हैं, दिया गया है। तो यहां पे हमारे पास दो भुजाएं बराबर होगी और एक, दो भुजाएं, अगर कोई सी भी एक त्रिभुज की बात कर ले, जैसे त्रिभुज ABC की बात करता हूं मैं, त्रिभुज ABC में बात करें तो एक AB भुजा यूज होगी और एक BC यूज होगी, और दो AB और BC यूज होगी और कोण B यूज हुआ, AB BC और कोण B यूज हो गया। तो यानी कि कौन सा नियम लग गया, SAS सर्वांग समता, SAS सर्वांग समता नियम से हमारे पास क्या हो गया कि जो त्रिभुज है ABC वो सर्वांग सम होगी त्रिभुज BAD की। तो यहाँ पे पार्ट 3 हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद पार्ट 4, उसने कहा कि विकर्ण AC और विकर्ण BD भी बराबर दिखाने हैं। अब अगर ये त्रिभुज सर्वांग सम है तो इनके संगत भाग बराबर होंगे, यानी कि जो AC है और जो BD है वो बराबर होंगे, तो AC बराबर है BD, AC हमारा यानी कि विकर्ण AC और BD मतलब विकर्ण BD, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारे पास पार्ट 4। प्यारे बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो स्टेप्स है, कई बार आपको शुरू में नहीं पता लगता कि ये स्टेप ऐसा क्यों लिया गया है, लेकिन जब पूरा क्वेश्चन प्रूव हो जाता है तो फिर आपको इस बात का आइडिया हो जाता है कि हाँ इस वजह से इस स्टेप तक पहुंचने के लिए हमने इस स्टेप को लिया है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो जाता है और इसके साथ साथ हमारी जो एक्सरसाइज 8.1 है वो भी कंप्लीट हो जाती है। एक थोड़ी सी लेंथी एक्सरसाइज है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे आपको क्वेश्चंस की अच्छी समझ के लिए जो पिछले 2 चैप्टर हैं हमारे पास, रेखाएं और कोण और त्रिभुज, ये दोनों चैप्टर भी आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। कोणों से संबंधित जो भी गुण हैं, त्रिभुजों से संबंधित जो भी गुण हैं, सर्वांग सम त्रिभुजों से संबंधित जो भी नियम हैं वो आपको अच्छी तरह से आने चाहिए। और जितने भी थ्योरम, जितने भी परिमेय हमने प्रश्नावली 8.1 के लिए की है उन सभी की बहुत अच्छी समझ आपको होनी चाहिए। इसमें आपको थोड़ी सी मेहनत लग सकती है, लेकिन एक बार जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो फिर आपको इसमें बहुत मजा आएगा। तो प्यारे बच्चों लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा आप परफेक्ट होंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।